अगर जो लोग एसएससी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये चर्चा आपके लिए मेरा मतलब है छात्रों के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि ये जो 25 सवाल आज हम डिकोड करने वाले हैं ये एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये गहन विश्लेषण नहीं सुना तो कम से कम 5 नंबर तो कट ही जाएंगे। हाँ, 5 नंबर का नुकसान मतलब मेरिट लिस्ट से सीधे बाहर। सही कहा। इसलिए इस ज्ञान के सफर को पूरा सुनना बहुत जरूरी है। ये 2026 के करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का एक ऐसा डीप डाइव है जो हर स्टेट एग्जाम के लिए मतलब एक गेम चेंजर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात, आज हम चीजों को रटने वाले नहीं है। सिर्फ डेटा पढ़ना बोरिंग हो जाता है ना। बिल्कुल बोरिंग और खतरनाक भी, क्योंकि रटा हुआ भूल जाते हैं। हम आज ट्रिक्स के जरिए फैक्ट्स को दिमाग में बैठाएंगे और तथ्यों के पीछे का क्यों समझेंगे। हाँ, जब लॉजिक समझ आ जाता है तो एमसीक्यू में मतलब जो मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं उनमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती। एकदम सही। तो क्या हम इस क्रैश कोर्स को शुरू करें? हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय पर है। किसी भी राज्य को समझने के लिए उसका भूगोल सबसे अहम होता है। भूगोल ही तो तय करता है कि राज्य का भविष्य कैसा होगा। तो डेटा ये कहता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में यूपी का हिस्सा 7.33% है और ये चौथे स्थान पर आता है। हाँ, और इसकी जो सीमाएं हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। सही कहा। इसकी सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। मतलब ये एक ऐसे बड़े घर की तरह है जिसके 9 पड़ोसी हैं। और यहीं पर छात्र अक्सर गलती करते हैं, वो 8 और 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, 8 राज्य हैं और एक यूटी यानी दिल्ली है। तो इसको याद रखने की जो हमारी ट्रिक है वो है 7-3-3, यूपी है बेहतरीन। अरे वाह, ये तो बहुत राइमिंग है ना? और जो लोग परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए सवाल कुछ इस तरह से बनेगा। यूपी का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? और इसका सीधा उत्तर है 7.5%। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सीधे नंबर मिलते हैं इससे। और इसी भौगोलिक विविधता का एक बड़ा हिस्सा है बुंदेलखंड। हाँ, तो उसी इलाके पर आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र पर है। ये पठारी इलाका है। और इसमें 7 जिले आते हैं, जैसे चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। अब देखिए, ये मैदानों की तरह उपजाऊ तो नहीं है, फिर भी आर्थिक रूप से इतना अहम क्यों है? क्योंकि यहाँ खनिज बहुत है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। जो खनिज संपदा है जैसे ग्रेनाइट या डाइस्पोर, वो राज्य के राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसकी ट्रिक है 7 जिले 7 फेरों की तरह याद रखें। हाँ, ये तो कोई नहीं भूलेगा। कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है और विकल्पों में अगर झांसी है तो वही सही उत्तर है। ये सवाल तो हर दूसरे साल रिपीट होता है। बिल्कुल। अब भूगोल से थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं कि कैसे यूपी का इतिहास पूरे भारत को प्रभावित करता है। अब इतिहास पे नजर डालते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ये प्राचीन इतिहास और महाजनपद काल के बारे में है। तो 16 महाजनपदों का काल, भारत का पहला बड़ा राजनीतिक दौर। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन 16 में से 8 मतलब सीधे आधे महाजनपद तो आधुनिक यूपी में ही थे। हाँ, क्योंकि गंगा यमुना का दुआब था, खेती अच्छी होती थी तो सत्ता भी वही केंद्रित थी। जैसे वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, शूरसेन की मथुरा, चेदी की शक्तिमती और मल्ल की पावा। ये राजधानियां मैचिंग वाले सवालों में बहुत पूछी जाती हैं। सही कहा। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है 16 में से आधे 8 यूपी के पास। बहुत बढ़िया। और एमसीक्यू बनेगा यूपी में कुल कितने महाजनपद थे? तो उत्तर है 8। ये फैक्ट परीक्षाओं के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। और इतिहास सिर्फ महाजनपद से शुरू नहीं होता, उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हमें लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिर्फ पश्चिम में थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल, यूपी में भी प्रमुख स्थल मिले हैं, जैसे मेरठ में आलमगीरपुर, सहारनपुर में हुलास,
बरगांव और सनौली। और इनमें सबसे खास है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। हाँ, और भौगोलिक रूप से इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मतलब ईस्टर्न मोस्ट साइट है। मतलब सभ्यता का विस्तार यहाँ तक था। हाँ, तो इसकी ट्रिक है आलमगीर मेरठ में हिंडन के किनारे, सीधा और सटीक। और परीक्षा में सवाल ऐसे बनेगा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर होगा हिंडन। ये परीक्षाओं में सीधे नंबर दिलाएगा। इतिहास की ये माइलस्टोन याद रखने बहुत जरूरी है। हाँ, अब मध्यकालीन भारत पर आते हैं। वास्तुकला को समझने के लिए चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ये है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के बारे में, जो अकबर ने बनवाया था। हाँ, अपनी गुजरात विजय की याद में 1572 में। लेकिन इसमें जो सबसे अचरज वाली बात है वो है इसका शिलालेख। वो फारसी में है। बिल्कुल, भारत में बन रहा है, भारत के हिस्से को जीतने की खुशी में बन रहा है, लेकिन भाषा फारसी है। क्योंकि फारसी उस वक्त मुगल दरबार की और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की राजभाषा थी, जैसे आज अंग्रेजी है। ये उस वक्त का पावर स्टेटमेंट था। क्या बात है। तो हमारी ट्रिक है बुलंद काम फारसी में गुजरात जीत के बाद। और इससे सवाल क्या बनेगा? MCQ बनेगा कि बुलंद दरवाजे पर कौन सा शिलालेख अंकित है? तो उत्तर है फारसी। अरबी या संस्कृत देखकर कंफ्यूज नहीं होना है छात्रों को। एकदम सही। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास की अहम घटना पर आते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ये है 1916 का लखनऊ समझौता। ये तो भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था, जिस पर बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों दलों को समझ आ गया था कि अंग्रेजों से लड़ना है तो साथ आना होगा। तो इसकी आसान सी ट्रिक है 16 में हुआ सुलह। 16 में सुलह, बढ़िया है। हाँ, और MCQ बनेगा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1916। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इससे ही आगे चलकर प्रशासन की नींव पड़ी। सही कहा। तो इतिहास से निकलकर अब वर्तमान व्यवस्था की बात करते हैं, उद्योगों की बात करें तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी की पहचान उसके उद्योगों से भी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP ने इसे और अहम बना दिया है। हाँ, जैसे अलीगढ़ अपने तालों के लिए मशहूर है, मेरठ खेल के सामान के लिए, फिरोजाबाद तो सदियों से कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, और चुर्क सीमेंट के लिए। तो इसके लिए हमारी मजेदार ट्रिक है मेरठ में खेल, अलीगढ़ में ताला, फिरोजाबाद में चूड़ियों की माला। हाँ, ये तो दिमाग में एकदम छप जाएगा। और परीक्षा में सवाल इस तरह से बनेंगे, खेल के सामान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा मेरठ। ये जो मैचिंग वाले सवाल आते हैं ना, उनके लिए ये स्लाइड बहुत जरूरी है। और प्रशासन को चलाने के लिए इन उद्योगों से जो पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल भी तो करना है। बिल्कुल। तो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ये है यूपी बजट और प्रशासन, जो 2026-27 के लिए है। इसमें सबसे जरूरी पॉइंट है SDG प्रगति रिपोर्ट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और मजे की बात यह है कि इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं बल्कि नियोजन विभाग यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट तैयार करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि SDG का मतलब है भविष्य की प्लानिंग। गरीबी हटाना, शिक्षा देना, ये सब सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं है, ये लॉन्ग टर्म विजन है। बिल्कुल लॉजिकल है। और प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए मंडलों का इस्तेमाल होता है, जैसे देवी पाटन मंडल, जिसमें बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती शामिल हैं। इतने बड़े राज्य को एक जगह से तो नहीं चलाया जा सकता। हाँ, तो इसकी ट्रिक है नियोजन ही प्रगति की रिपोर्ट देगा। सिंपल है, प्लानिंग से ही प्रोग्रेस होगी। और MCQ बनेगा यूपी की SDG प्रगति रिपोर्ट कौन सा विभाग तैयार करता है? तो उत्तर होगा नियोजन विभाग। बहुत अहम सवाल है ये। अब थोड़ा आगे जंप करते हैं। महान हस्तियों की बात करें तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। और उनका वो नारा जय जवान जय किसान, हाँ, जो 1965 के युद्ध के दौरान दिया गया था। वो सिर्फ नारा नहीं था, वो उस वक्त की जरूरत थी। देश सीमाओं पर भी लड़ रहा था और अंदर अकाल से भी जूझ रहा था। तो हमारी ट्रिक है शास्त्री जी सादगी और शक्ति का संगम। और MCQ कैसे बनेगा? सवाल आएगा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म यूपी के किस जिले के पास हुआ था? और उत्तर है वाराणसी या मुगल सराय। ये स्टेट एग्जाम्स का फेवरेट सवाल है। सिर्फ स्टेट ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी पूछा जाता है।
तो अब राज्य से बाहर निकलते हैं, करंट अफेयर्स पर आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये है पर्यावरण और बाघों की आबादी के बारे में। टाइगर कंजर्वेशन। हाँ, और अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं, 785। इसीलिए तो उसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। और ग्लोबल लेवल पर WWF का एक अभियान है TX2, जिसका मकसद बाघों की आबादी को 2 गुना करना है। लेकिन एक दुखद बात भी है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। ये तो बहुत अलार्मिंग है। हाँ, क्योंकि बाघ एक एपेक्स प्रेडेटर है। अगर वो खत्म हो रहा है मतलब पूरा जंगल और इकोसिस्टम बर्बाद हो चुका है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। MP है टाइगर स्टेट, TX2 है डबल का रेट। एकदम कैची है। और सवाल बनेगा, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है मध्य प्रदेश। करंट अफेयर्स के 5 नंबरों में से 1 नंबर यहाँ पक्का है। और साइंस एंड टेक का भी करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बात हो रही है अनिल की, जो भारत का नया परमाणु ऊर्जा ईंधन है। एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। हाँ, और ये थोरियम और हेलियम का मिश्रण है। इसका नाम हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोदकर के सम्मान में रखा गया है। भारत के पास थोरियम तो बहुत है, लेकिन वो अकेले आग नहीं पकड़ता है ना। बिल्कुल, उसे एक लाइटर फ्लूइड की जरूरत होती है और वो काम हेलियम करता है। तो इसके लिए ट्रिक है अनिल बराबर थोरियम का नया मील का पत्थर। ये साइंस के सेक्शन के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है। और MCQ बनेगा, अनिल ईंधन किन 2 तत्वों का मिश्रण है? उत्तर है थोरियम और हेलियम। एकदम सीधे सवाल आएंगे इससे। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024, जो WHO जारी करता है। हाँ, और भारत के लिए अच्छी खबर है कि मामलों में कमी आई है। हमारा लक्ष्य 2030 तक पूरी तरह मलेरिया मुक्त होना है। और ये इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। बीमार आबादी काम कैसे करेगी? बिल्कुल सही। तो हमारी ट्रिक है, मलेरिया को कहो WHO 2030 तक हो जाएगा छू। छू मंतर हो जाएगा। हाँ, और MCQ बनेगा, विश्व मलेरिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? उत्तर है WHO। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सरकारी दफ्तरों में भी काम का तरीका बदल रहा है। हाँ, सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस तो अनिवार्य है। तो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर। हार्डवेयर वो है जिससे हम छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर या कीबोर्ड। और सॉफ्टवेयर वो है जिस पर हम काम करते हैं, जैसे MS वर्ड। और CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्योंकि ये सिर्फ डेटा रखता नहीं है, उसे प्रोसेस करता है, सोचता है। तो ट्रिक है, छू लिया तो हार्डवेयर, काम किया तो सॉफ्टवेयर। बहुत ही बेसिक लेकिन इफेक्टिव ट्रिक है। और सवाल बनेगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? उत्तर है CPU। ये तो हर परीक्षा में आता ही है। अब कंप्यूटर की याददाश्त की बात करते हैं। मेमोरी के बारे में जानने के लिए चलो अगली स्लाइड देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट यानी बिट होती है। और 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। हाँ, और मेमोरी में रोम बहुत अहम है क्योंकि ये स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी है। जैसे ऑफिस की लोहे की अलमारी, लाइट जाने पर भी फाइलें सुरक्षित रहती हैं। बिल्कुल। तो ट्रिक है, बिट सबसे छोटा, रोम सबसे पक्का। पक्का मतलब परमानेंट। हाँ, और सवाल आएगा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर है बिट। और जब ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो नेटवर्क बनता है। नेटवर्किंग को समझते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ARPANET। हाँ, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कोल्ड वॉर के समय इसे बनाया था। और वेबसाइट्स के लिए हम जो HTTP यूज करते हैं वो भी इसी का हिस्सा है। तो ट्रिक है, ARPA से शुरू हुआ नेटवर्क का सफर। और MCQ बनेगा, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? और उत्तर है ARPANET। ये टेक हिस्ट्री का सबसे अहम सवाल है। और दफ्तर में काम जल्दी करने के लिए शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं। कुछ शॉर्टकट्स जान लेते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं।
MS वर्ड के शॉर्टकट्स। जैसे कंट्रोल सी से कॉपी। हाँ, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से सेव और कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल। ये तो उंगलियों पर रटे होने चाहिए। तो ट्रिक भी आसान है, C से कॉपी, S से सेव। एकदम डायरेक्ट है। और सवाल बनेगा, फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? उत्तर है कंट्रोल S। ये तो फ्री के नंबर है एग्जाम्स में। बिल्कुल। और कैलकुलेशंस के लिए एक्सेल? एक्सेल के जादू के लिए चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है जो रो और कॉलम का मिश्रण होता है। और इसमें फॉर्मूला सबसे अहम है। हाँ, कोई भी फॉर्मूला हमेशा बराबर यानी इक्वल्स टू के चिन्ह से शुरू होता है और सेल का एड्रेस लिखते समय पहले कॉलम का अक्षर आता है और फिर रो का नंबर, जैसे A1। डेटा एनालिसिस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो ट्रिक है, बराबर है तो फॉर्मूला है, बिना इसके फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। और MCQ बनेगा, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? उत्तर है बराबर इज इक्वल टू। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि आधुनिक प्रशासन डेटा पर ही चलता है। सही कहा। और प्रशासन चलता है संविधान से। संविधान की बात करते हैं, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये महत्वपूर्ण अनुसूचियों पर है। 7वीं अनुसूची बहुत अहम है। हाँ, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। अगर ऐसा ना हो तो देश चल ही नहीं सकता, सब आपस में लड़ेंगे। और 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और 10वीं अनुसूची? वो दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर अयोग्यता से जुड़ी है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है 7 मतलब केंद्र और राज्य का 7। 7 और 7 बहुत बढ़िया नाम है। और MCQ बनेगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर है 22। ये पॉलिटी का बहुत ही रिपीटिंग सवाल है। पॉलिटी में स्थानीय स्तर पर भी तो प्रशासन है। बिल्कुल, पंचायती राज। आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय, चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ये पंचायती राज संस्थान यानी PRI के बारे में है। ये जमीनी स्तर का लोकतंत्र है। पंचायत का सदस्य या प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और ये त्रिस्तरीय यानी 3 टियर प्रणाली है। हाँ, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। और एक बहुत सख्त नियम है कि अगर पंचायत भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में खालीपन या वैक्यूम नहीं छोड़ा जा सकता, गांव का विकास रुक जाएगा। सही कहा। तो हमारी ट्रिक है 21 साल में बनो प्रधान, गांव का करो कल्याण। ये तो एकदम स्लोगन बन गया है ना। और MCQ बनेगा, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर है 21 वर्ष। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आज हमने भूगोल से लेकर इतिहास, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर तक सब कुछ कवर कर लिया। हाँ, और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं है। अगर आप इन ट्रिक्स और लॉजिक को समझ गए तो आप ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने 5 नंबर सीधे सीधे पक्के कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी